हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमारा जो क्वेश्चन है फिजिक्स के कुछ एक न्यूमेरिकल चल रहे थे अपने चैप्टर फर्स्ट के, और लास्ट क्लास में अपन ने 4 न्यूमेरिकल कर लिए थे। अब 5वां न्यूमेरिकल है हमारा, 2 छोटे बिंदुवत गोले प्रत्येक का द्रव्यमान 200 ग्राम है। एक उभयनिष्ठ बिंदु से 2 कुचालक धागों जिनके प्रत्येक की लंबाई 40 सेंटीमीटर है द्वारा लटकाए गए हैं। दोनों गोले समान रूप से आवेशित हैं तथा साम्य अवस्था में इनके मध्य की दूरी 4 सेंटीमीटर पाई गई। तो प्रत्येक गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो इंग्लिश में भी आपके पास में लिखा हुआ है 2 point charges each having mass 200 ग्राम are hanged by 2 insulating threads from a common point. The length of the each thread is 40 centimeter. तो both are same charges and distance between them is found to be 4 सेंटीमीटर। फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच पॉइंट। मतलब ये हमारे पास में जो चार्जेस हैं, मतलब कितना चार्ज होगा इनके पास में, वो आपको बताना है। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा आप एक रफली डायग्राम बनाने की कोशिश करें। तो डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये डायग्राम बनाने की यहाँ पे कोशिश की है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग देखिएगा। तो यहाँ पे हमने 2 रस्सियाँ ली यहाँ पे, ठीक है, ओके, 2 रस्सी ली और यहाँ पे हमारे पास में कोई 2 द्रव्यमान है। ये 2 द्रव्यमान जैसे इनसे बांधे और ये बोला जा रहा है कि इन दोनों को समान आवेशित किया गया। तो समान आवेशित किया गया तो दोनों के जो बीच की जो दूरी है, ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है हमारे पास में, वो कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर हो गया। एक बार के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि स्मॉल एक्स है। ओनली अपन यहाँ पे कुछ फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, तो बाद में यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे जब Q इज इक्वल टू जो भी फॉर्मूला बनेगा अपने पास में। और मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास में जो रस्सियाँ लगी हुई हैं वो स्मॉल एल लेंथ है, दोनों की स्मॉल एल लेंथ है, ओके। तो सभी प्यारे बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि जब अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर जितने भी हमारे पास में बल लग रहे हैं, जितने फोर्स लग रहे हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसका जो द्रव्यमान है वो स्मॉल एम द्रव्यमान है। वैसे 200 ग्राम दे रखा है, वो बाद में बात कर लेंगे अपन। तो स्मॉल एम द्रव्यमान है और इसका भी स्मॉल एम द्रव्यमान है, और इसको भी क्यू आवेश दिया गया है और इसको भी क्यू आवेश दिया गया है। दोनों को समान आवेश दिया गया है। तो समान प्रकृति का आवेश है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और इनके बीच की जो दूरी क्या पाई गई? 4 सेंटीमीटर पाई गई, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लिए हैं दोनों ने। तो एक बार किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिएगा और उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, ओके, ठीक है, ओके। तो जितना आवेश इस पे है उतना ही आवेश इस पे है, तो ये जो बीच की जो दूरी होनी चाहिए, मतलब ये दोनों हाफ डिस्टेंस पे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये कितना होगा? ये भी x/2 होगा और ये भी स्मॉल x/2 ये होगा, ओके। अब यहाँ पे कितने फोर्सेज लग रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, एक तो बल लग रहा है नीचे की साइड में, लग रहा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो वेट है उसका mg, और ये भी कितना लग रहा है? इधर भी mg, दोनों में mg लगेगा, ओके। और जो रस्सी में ये जो द्रव्यमान लटका हुआ है, मास है, उसकी वजह से यहाँ पे टेंशन फोर्स डेवलप होगा, तनाव बल, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होती है? तो प्यारे बच्चों 11th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, टेंशन फोर्स की डायरेक्शन होती है हमेशा दूर की ओर होती है। जिस साइड में हमारा जो पॉइंट बंधा हुआ होता है, जैसे ये रस्सी है और यहाँ पे ये बंधा हुआ है, तो इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे लेना है, ठीक है, ओके। तो टेंशन फोर्स की डायरेक्शन ये, और इसमें भी आपके पास में टेंशन फोर्स की डायरेक्शन ये तनाव बल की दिशा ये, ओके। ये सारा कंप्लीट होने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे आप इनको चार्ज किया है, जैसे आपने इनको आवेशित किया है, तो आवेशित करने पर दोनों एक दूसरे पे बल लगाएंगे और जिसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा तो इधर होगी F, ओके। और ये भी कितना बल लगाएगा? इधर F बल लगाएगा। उस F बल की वैल्यू कितनी होगी? F बल की हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी, दोनों के पास में जो आवेश है, इसके पास में भी Q, इसके पास में भी Q, तो वैल्यू हो जाएगी KQ² और भी जो बीच की जो दूरी है x², ये लीजिए, ओके। अब ये जो mg बल है जो नीचे की ओर लग रहा है, उसको संतुलित करने के लिए हमारे पास में, इसको संतुलित करने के लिए ऊपर की साइड में एक बल होना चाहिए, इधर एक बल होना चाहिए, लेकिन अभी तो हमारे पास में है ही नहीं, इधर कोई बल नहीं है, नहीं बल है। तो आप देखिए कि ये जो तनाव बल है वो कितना एंगल बना रहा है। मैं कहता हूं कि इधर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि दोनों में समान समान विस्थापन होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि कोई भी एक हमारे पास में जो सदिश होता है, उस सदिश का मान लीजिए ऐसे सदिश है, ऐसे सदिश है, और इस साइड में आपके पास में थीटा बन रखा है और ये टी, तो इस टी सदिश का, टी वेक्टर का आप कंपोनेंट लेंगे, इसके आप यहाँ पे घटक लेंगे, तो इधर कितना आएगा? ये तो टी कोस थीटा आ जाएगा और इस साइड में कितना आ जाएगा? टी साइन थीटा आएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये इधर आ गया टी कोस थीटा, ये आप 11th क्लास में बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं।
तो ये इधर आ जाएगा टी साइन थीटा। अब आपका ये काम कंप्लीट हुआ। ऐसा ही सेम टू सेम यहाँ पे होने वाला है। ओके, अब आप इक्वेशन बनाइए। तो इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास में, सबसे पहले जो इक्वेशन है वो मैं बना देता हूं कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन तो ये बना यहाँ पे। ओके, और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा हमारे पास में, टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहीं से आप को पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि आवेश कितना होगा, चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, मतलब ये क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास में 2 इक्वेशन बनी, ये जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई भी 2 इक्वेशन है और वहां पे आपको कोई वेरिएबल निकालना है तो यहाँ पे कुछ तोड़ जोड़ कीजिए आप। तो मैं कहता हूं कि एक समीकरण 1 के अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर 2 से डिवाइड कर दो। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो टी साइन थीटा अपॉन टी कोस थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एम जी। ये लीजिए, ए से टी कैंसिल हो गया और ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बन गया टेन थीटा इज इक्वल टू, और इनको कुछ एडजस्ट करके लिख लीजिएगा। तो एडजस्ट करके लिखेंगे तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर, ये बन गया। ओके, तो इतना होने के बाद में आप यहां से अच्छी तरह से क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको यहां पे न तो थीटा दे रखा है और ये थीटा कितना होगा वो थोड़ा सा आपको इजी नहीं रहेगा। इजी इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि टेन थीटा आप निकालेंगे, जैसे मान लीजिए ये वाला ट्राइंगल आप काम में लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये वाला ट्राइंगल काम में लेते हैं तो ये वाला ले हो चाहे इस साइड वाला ले हो, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमारे पास में टेन थीटा के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनने वाला है, टेन थीटा के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन जाएगा, लंब अपॉन आधार बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन जाएगा। ओके सॉरी, बेस बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो ये रहा इसके पास में, ये रहा परपेंडिकुलर, और ये बेस इसका ये हो जाएगा। लेकिन ये तो हमको पता ही नहीं है कितना है। तो यहाँ पे आप टेन थीटा से काम नहीं चला सकते। तो आप ऐसा बोलिए कि हमारे पास में, ऐसा बोल भी रखा है आपको कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो बहुत ही कम है, वैसे आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग दिख रहा है तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए ओनली। तो 4 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस काफी कम है। तो कम है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि स्मॉल एक्स की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, इज वेरी वेरी स्मॉल। देन आप क्या कर सकते हैं, वहां पे थीटा को आप स्मॉल मान सकते हैं और थीटा को स्मॉल मान सकते हैं। तो टेन थीटा को आप क्या लिखा जा सकता है, थीटा, और उस चीज को साइन थीटा के लिए आप इसको साइन थीटा के इक्वल कर दो। मतलब आप यहां पे क्या निकालना चाहते हैं, साइन थीटा निकाल लीजिए। और साइन थीटा जैसे निकालेंगे तो प्यारे बच्चों, साइन थीटा से हमको क्या फायदा होगा, साइन थीटा से हमारे पास में फायदा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। मतलब परपेंडिकुलर तो ये है ही और ये हाइपोटेनियस, ये दोनों वैल्यू हमको पता है। ये तो है x/2 है और ये l है, बस इसलिए अपन यहाँ पे साइन थीटा के टेन से साइन के अंदर लेके आए हैं, और कोई रीजन नहीं है प्यारे बच्चों। तो आपके पास में साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में स्मॉल x/2 अपॉन l, और ये कितना बन जाएगा, x/2l बन जाएगा। ओके, ये इतना बन गया। तो इसकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा, स्मॉल x/2l के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर। ओके, अब आप क्या कीजिए, क्यू स्क्वायर निकाल लीजिए। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा एम जी एक्स की पावर क्यूब 2k स्मॉल, ये लीजिए। तो स्क्वायर ये हटाना चाहते हैं तो इस साइड में क्या आ जाएगा हमारे पास में, रूट आ जाएगा, ये लीजिए। ये फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमने ये सारा तामझाम किया है, यहाँ पे ये सारा ये फॉर्मूला बनाया, और उसके बाद में आप टेन थीटा से साइन थीटा के अंदर क्यों आए इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपके पास में कौन सी वैल्यू है और कौन सी दे रखी है। तो स्मॉल m तो आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 200 ग्राम दे रखा है। तो इस 200 ग्राम को आपको क्या करना पड़ेगा, केजी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 0.2 kg आ जाएगा। ओके, इसके बाद में आपके पास में स्मॉल एक्स जी तो आप जानते ही हैं सारे प्यारे बच्चे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और स्मॉल एक्स कितना दे रखा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ये आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो इसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻² सेंटीमीटर मीटर हो जाएगा। ठीक है, ओके।
इसके बाद में आपको एल की वैल्यू दे रखी है, एल भी चाहिए मेरे को, एल चाहिए तो एल की वैल्यू कितनी होती है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर को आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 40 इंटू ये भी 10 की पावर -2, अरे 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये लीजिए इतना आ गया। और किसकी वैल्यू चाहिए हमको, यहाँ पे ओनली के की वैल्यू चाहिए, तो के कॉन्स्टेंट है, तो के कॉन्स्टेंट उसकी वैल्यू आप जानती हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। बस अब आपको ये सारी की सारी SI वैल्यू, SI सिस्टम के अंदर ये वैल्यू जो निकाली है हमने, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और इसको आपको ओनली सॉल्व करना है। बस इतना सा काम है, जो कॉन्सेप्ट की बातें थी वो हमने यहाँ पे क्लियर कर ली है। तो ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि ये कंप्लीट हो गया। कैलकुलेशन प्यारे बच्चों आप खुद से करना सीखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, एग्जाम में आप अच्छे से कर पाएंगे। ओके चलिए, तो ये अपना 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो 6 नंबर क्वेश्चन है ये आपके सामने, आपके स्क्रीन पे तो 2 क्यू परिमाण के बिंदु आवेश परस्पर स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। उनके मध्य बिंदु पर क्यू परिमाण का तीसरा आवेश, एक क्यू परिमाण का जो तीसरा आवेश है रखा जाता है। इसका मान एवं प्रकृति क्या हो कि निकाय अधिकतम संतुलन अवस्था में, संपूर्ण निकाय की बात हो रही है, में रहे। इंग्लिश में भी आप पढ़ लीजिएगा, 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस स्मॉल आर बिटवीन देम, अनदर चार्जेज ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इज प्लेस्ड इन बिटवीन देम एट देयर मिड पॉइंट। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द चार्जेस क्यू सो दैट द सिस्टम में बी इन ए मैक्सिमम इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो प्यारे बच्चों आपको यहां पे ये बताना है, क्वेश्चन देख लिया होगा, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं हटाता हूं क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कुछ कोशिश करते हैं, जैसा इसने बोला है वैसा कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में वैल्यू तो कुछ दे नहीं रखी है ना, और जैसा क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग ये कुछ ऐसा कहना चाहता है कि मेरे पास में एक यहाँ पे कैपिटल क्यू दे रखा है, अगले ने कैपिटल क्यू कह रखा है, तो वैसे ही ले लीजिएगा जैसे कह रखा है अगले ने, कैपिटल क्यू चार्जेज है और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर डिस्टेंस, यहां तक ये स्मॉल आर डिस्टेंस है। ओके, और कह रहा है कि इसके जो मिड पॉइंट है, इन दोनों जो चार्जेस है, इसका जो मिड पॉइंट है वहां पे एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है, स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो मैं कह देता हूं यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, स्मॉल एक्स, उसकी वैल्यू आप r/2 लिख ही देंगे बाद में। ओके, अब ये बोल रहा है कि ये पूरा सिस्टम, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। एक क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि ये जो तीसरा चार्ज है, जैसे पहला दूसरा ये हो गया, और ये जो तीसरा चार्ज है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में कब होगा, मतलब संतुलन अवस्था में कब होगा, ये बोला जाता है। ये बोला जाता है तब तो इस वाला, मतलब इसके द्वारा लगने वाला फोर्स और इसके द्वारा लगने वाला बल दोनों क्या हो जाने चाहिए, इक्वल हो जाने चाहिए, मतलब ये वाले और ये वाले दोनों इक्वल हो जाने चाहिए, तब ये वाला क्या रहेगा, स्टेबल, आराम से इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगा, संतुलन अवस्था में रहेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा जो निकाय है वो कब संतुलन अवस्था में रहेगा। तो प्यारे बच्चों यहां पे अगले ने पहले ही बोल रखा है कि ये दो जो हमारे पास में चार्ज हैं, वो क्यू जो चार्जेज हैं वो हमारे पास में स्मॉल आर दूरी पे स्थित हैं और दोनों का जो परिमाण है वो कितना है, एक जैसा परिमाण है और एक प्रकृति के आवेश है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो आप जो तीसरा चार्ज, ये वाला जो स्मॉल क्यू चार्ज है यहाँ पे जो मिड पॉइंट पे रखा है वो कैसा आप लेके आएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये हमको इनसे अपोजिट चार्ज लेके आना पड़ेगा, इससे अपोजिट चार्ज लेके आना पड़ेगा, इन दोनों का जो नेचर है उससे अपोजिट चार्ज हमको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो मैं कह देता हूं यहाँ पे ये वाला जो चार्ज और ये वाला जो चार्ज, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, इन दोनों के बीच में, देखिए इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, और ये वाला और ये वाला, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स। देखिएगा ये वाले तो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, और ये वाला क्या करेगा, इसको ये कहेगा मत जाओ दूर, मैं खींच रहा हूं ना आपको, और ये भी कहेगा मैं खींच रहा हूं ना आपको, आप भी मत जाइए, क्यों जा रहे हो आप। तो ये वापस से खींचेगा, तो ये दोनों तो इस पे एक दूसरे पे बल लगाएंगे और ये इनको वापस खींचेगा, तब जाके संतुलन की अवस्था में रहेंगे। ये मतलब क्या होना चाहिए कि इन दोनों की वजह से और ये वाला दोनों एक दूसरे पे बल की वैल्यू वो सेम हो जाए, तब तो हमारा ये पूरा सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहां पे हमारे पास में मैं लिखता हूं कि इन दोनों के मध्य लगने वाला बल, इन दोनों के मध्य लगने वाला बल, आप ऊपर की साइड में ऐसा लिख लेना कि यहाँ पे इन दोनों, ये मान लीजिए कुछ पॉइंट नाम दे दीजिए, जैसे ये मान लीजिए ये तो है इधर ए है ये पॉइंट, और ये पॉइंट है बी है, और ये जो भी है पी ले लो, जैसा भी है कैसा है, ठीक है ओके।
तो ए और पी बिंदु पर जो आवेश रखे हुए हैं उन दोनों के मध्य लगने वाला बल तो कितना होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये लीजिए, आप क्या करना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में लगने वाला बल, तो इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा हमारे पास में, के क्यू क्यू अपॉन स्मॉल आर। ये लीजिए, तो कुछ कट रहा है तो वो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो भाई साहब। तो कैसे के तो गए, क्यू से क्यू गए, तो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, क्यू स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये क्यू की वैल्यू आ गई, ध्यान से समझिए बात को, ये क्यू की वैल्यू आ गई। अब आपको यहीं पे ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, लेकिन अगला कह रहा है आपको, आप थोड़ा सा इसको आगे और सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे आप तो उसके अंदर कह रहा है कि ये मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास में, r/2 हो गई। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप स्मॉल एक्स की वैल्यू पुट कर दो, तो पुट कर दोगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 ये आर स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, क्यू इज इक्वल टू आ गया कैपिटल क्यू अपॉन 4। ये लीजिए, तो क्यू की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि ये दोनों जो चार्ज हैं उसका 4 डिवाइड कर दो आप, तो 4 टाइम्स से उसके कम होने चाहिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, और आपको पता ही है कि कैसा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए, तो ये नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो माइनस का चिन्ह हो रहा जाएगा साथ में, क्योंकि माइनस का चिन्ह होगा तभी तो अट्रैक्शन हो पाएगा, रिपल्सन तो पहले से ही हो रखा है। तो यहाँ पे सिंपल सा बस एक ही कॉन्सेप्ट सॉरी तो कॉन्सेप्ट यहीं पे एक ही है प्यारे बच्चों। ये जो तीसरा चार्ज है, ये जो तीसरा चार्ज है, ये जो तीसरा चार्ज, मान लीजिए एग्जाम में ये पूछ रहा है कि तीसरा चार्ज कब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, संतुलन की अवस्था में होगा, तब तो आपको ये वाले दोनों के बीच में, देखिएगा मैं वापस से बता रहा हूं, इन दोनों के बीच में लगने वाला बल और इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ये इक्वल होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इन दोनों के और इन दोनों के बीच में। और जब पूरे सिस्टम के बारे में पूछे तब आपके पास में इन दोनों के बीच में और ये पूरे इन दोनों के बीच में, ए और बी पे रखे हुए, इनके बीच में इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, तो आपकी स्क्रीन पे आ गया है, तो 4 समान आवेश प्रत्येक 2 माइक्रोकुलाम का है और एक्स एक्स पर स्थित है, ये क्रम से 0, 2, 4, 8 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। 2 सेंटीमीटर पर स्थित आवेश पर परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 4 पॉइंट चार्जेज है और उनकी वैल्यू है 2 माइक्रोकुलाम। और आपको बोला गया है कि यहाँ पे जो 0 पे, 2 पे, 4 पे, 8 पे जो चार्जेज रखे हुए हैं, इन पे जो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है उस पे कितना फोर्स लगेगा वो आपको बताना है। तो ये बताना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, तो पेज पलट देते हैं अपन। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 7 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 अपना, तो कुछ जैसा दे रखा है, तो एग्जाम कहना चाहता है कि एक तो आपके पास में 0 पे रखा हुआ है, x इज इक्वल टू मतलब कितना x इज इक्वल टू 0 सेंटीमीटर पे, सेंटीमीटर में दे रखी है शायद वैल्यू सेंटीमीटर में ही, तो सेंटीमीटर 0 सेंटीमीटर मतलब मूल बिंदु पे रखा हुआ है, और एक रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर, एक रखा हुआ है 4 सेंटीमीटर और एक रखा हुआ है मैं एक बार देख लेता हूँ 8 सेंटीमीटर सर। ओके, तो 0 2 4 8 इस पे रखे हुए हैं, 0 2 4 8। एक बार रुक जाइएगा आप, 0 2 4 8, हाँ 0 2 4 8 आप यहाँ पे क्वेश्चन में फिर से देख सकते हैं एक बार, 0 पे रखा हुआ है, 2 पे रखा हुआ है, 4 पे रखा हुआ है और 8 पे रखा हुआ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 2 4 8 पे रखे हुए हैं, तो कुछ डायग्राम बनाइए। जैसे आपके पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, क्रांतीय निर्देश अंतर होता है, तो यहाँ पे तो हो जाता है x इज इक्वल टू 0 हो जाता है भैया जी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे 2 सेंटीमीटर आ जाएगा और उसके बाद में ये 4 आ जाएगा और उसके बाद में ये 6 वाला आ जाएगा और बाद में कौन है 8 है, यहाँ पे 8 आएगा आपके पास में। तो यहाँ पे 8 आएगा तो आपको यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देनी है, कितनी कितनी क्या वैल्यू आ जाएंगी इनके हमारे पास में, तो वो सारी चीजें आप देखिएगा। तो ये वाला जो मतलब आपके पास में जो चार्ज रखे हुए हैं, 4 चार्जेस रखे हुए हैं इन पॉइंट्स पे, तो Q इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम है। तो माइक्रोकुलाम है, तो प्यारे बच्चों जो दे रखा है आपको उस माइक्रो को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कुलाम के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कि माइक्रो को जब कुलाम के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो 2 × 10⁻⁻6 कुलाम बन जाएगा, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ आता है? ओके,
अब अपने को क्या करना है यहाँ पर कि हमको ये बताना है कि ये तो कर ही लिया आपने, क्यू की वैल्यू आ चुकी है, और यहाँ पे जो आपके पास में क्यू, यहाँ पे भी क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे भी क्यू, यही मतलब ये 6 वाले पे कोई नहीं रखा हुआ है, ओके, ये भी क्यू, ओके। तो ये वाला जो है, ये वाला जो है, इस वाले पे ये वाला कितना फोर्स लगाएगा, ये वाला कितना फोर्स लगाएगा, ये वाला कितना फोर्स लगाएगा, तो ये सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो इन पे सब पे फोर्स लगाएंगे। तो सारे के सारे चार्जेस इस जो 2 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है इस पे फोर्स लगाएंगे, इस पे फोर्स लगाएंगे। तो आप देखिएगा ये वाला जब फोर्स अप्लाई करेगा इस पे सेम करती है, तो ये इसकी जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो कुछ ऐसे होगी, राइट, दूर भगाते हुआ। और यहाँ पे जो 4 और 8 पे हैं उनकी डायरेक्शन कैसे होगी, कुछ ऐसे होगी, ओके, ऐसे होगी। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो ये फर्स्ट चार्ज, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो F21 कितना होगा, F21 कितना होगा, तो मैं निकालता हूँ। तो फॉर्मूला क्या होगा, KQ1 Q2 अपॉन ये जो इसके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में, R21 हो जाएगी, इसका स्क्वायर, ये लीजिए, ठीक है। तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो F21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K की वैल्यू आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है, और Q1 कितना हो जाएगा और ये लीजिए इसकी भी वैल्यू पुट कर दी मैंने, और डिस्टेंस कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों सेंटीमीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और लिखना पड़ेगा 2 × 10⁻² मीटर। ये लीजिए, ये आ गया F21, मतलब ये वाला इतना बल लगाएगा, ओके। अब ये वाला कितना लगाएगा सॉरी ये 1 वाले की 2, तो 2 वाले पे 3 वाला लगाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में वापस से 9 × 10⁹, 2 × 10⁻6, 2 × 10⁻6, सेम टू सेम आने वाले हैं। क्यों, दोनों की जो डिस्टेंस है वो सेम है, ये वाला इस पे लगाएगा, दोनों की सेम डिस्टेंस है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, यहीं पे कैंसिल कर देंगे, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब जो रिजल्टेंट जो इफेक्ट बचेगा वो किसकी वजह से बचेगा, ओनली इस वाले की वजह से बचेगा कि ये कितना फोर्स लगाएगा इस पे, वो ही हमारा परिणामी होगा। तो अब आप जब कुछ ऐसी एग्जाम की, कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तब तो आप सीधा सा क्या कर सकते हैं, वहां पर आप डायरेक्टली ऐसे सोल्व करके और फिर उसकी वजह से कितना परिणामी होगा वो आप कर सकते हैं, ओके। तो वो वैल्यू आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपके पास में F21 और F23 की जो वैल्यू निकाली है आपने, तो विथ वेक्टर साइन निकाल लीजिए, क्योंकि ये तो इधर फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा। तो इसके लिए तो आ जाएगा हमारे पास में आई कैप यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एकांक सदिश माइनस आई कैप आ जाएगा, क्योंकि इधर इधर लगेगा ना। अब आपको क्या निकालना है, F24 निकालना है, मतलब चौथा जो चार्ज है उसकी वजह से कितना लगेगा, तो वही वापस से 9 × 10, मतलब K कितना कितना आ जाएगा, देखो K Q2 Q4, और ये हो जाएगा 2 × 10⁻6 × 2 × 10⁻6 अपॉन ये जो बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी 4 × 10⁻², ये हो जाएगा हमारे पास में, ये माइनस आएगा, ओके। तो ये आ गया हमारे पास में F24 की वैल्यू आ चुकी है। अब लास्ट फाइनल जो हमारे पास में रिजल्ट होगा, परिणामी होगा, वो किसकी वजह से होगा, इसी की वजह से होगा प्यारे बच्चों, और इसी की वजह से होगा। तो हमारे पास में जो परिणामी की जो दिशा होगी वो किधर मिलने वाली है, आपको इधर मिलने वाली है, मतलब आपके पास में माइनस एक्स डायरेक्शन में माइनस आई कैप इधर ही मिलने वाला है। जो हमारे पास में जो परिणामी वैल्यू होगी वो इधर ही मिलने वाली है, ओके, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक की वैल्यू कितनी क्या आ जाएगी वो आप रख ही देंगे इसके अंदर, कि जो 4 वाला है वो 2 वाले पे कितना लगाएगा, तो जो बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो सॉरी 6 हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी है, तो 6 हो जाएगा। तो 6 × 10⁻², और ये अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यही आपका परिणामी होगा। अदरवाइज आप मान लीजिए ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं, विथ वेक्टर साइन आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप सबको क्या कर दो, परिणामी ले लो भाई इनका। तो परिणामी आप रिजल्टेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा, F21 F23 और F24, और इन सब की वैल्यू आप रख दीजिए। उसके बाद जो कॉमन आ रहा है वो ले ला के आप इसको सोल्व कर लीजिए, और हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा। तो यही रिजल्ट आने वाला है आपके पास में, आप घबराए नहीं, बिल्कुल भी घबराए नहीं। तो यही रिजल्ट आने वाला है, यही आपका क्या होगा, परिणामी सदिश होगा, ओके। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमको सीखने को ये मिला कि आपको जो डायग्राम है वो कैसे रिप्रेजेंट करना है। डायग्राम एक बार रफली डायग्राम बनाइए, और जो भी हमारे पास में यूनिट दे रखी है उसको ऐसा ही सिस्टम के अंदर यूनिट को आप चेंज कीजिए,
ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने। चार समान आवेश प्रत्येक क्यू मानकर ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर स्थित है। प्रत्येक आवेश पर शेष आवेशों के कारण परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। ये बोला जा रहा है कि आपके पास में एक स्क्वायर है और सभी पे क्यू चार्ज है, और सभी पे क्यू चार्ज है, तो उसकी वजह से किसी एक पर आपको फोर्स की वैल्यू बतानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ डायग्राम स्क्वायर बनाइए, जैसा कह रहा है वैसा कीजिए। देखिए क्वेश्चन करना बहुत सिंपल है। आपको जिस चैप्टर के आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके न्यूमेरिकल आने चाहिए। उसके बाद में जैसा क्वेश्चन कहता है वैसे करते जाइए, बहुत सिंपल होगा। मेरे को अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई चार समान आवेश है, प्रत्येक है क्यू वैल्यू का है और येलो क्यू वैल्यू का है, और एक ए साइड वाले मतलब ये हमारे पास में इसकी ए भुजा, तो यहाँ पे ये रखे हुए हैं सारे के सारे कॉर्नर पे रखे हुए, ये इसकी ए साइड येलो। अब ये कहना चाहता है कि कोई किसी एक के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो बता दीजिए। तो ये वाला अभी इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, किसी भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं कि ये वाला इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ये वाला इस पे अप्लाई करेगा, सारे के सारे। तो मैं कह देता हूं ये तो ए लो बी, ये लो सी, ये लो डी। ठीक है, पॉइंटों के नाम डिफाइन कर दिए। तो ए वाला जब इस बी वाले पे लगाएगा तो डायरेक्शन क्या होगी भाई, इसके बीच की जो दूरी के उसके अनुदिश होगी। ये वाला लगाएगा तो इस वाले में होगा, और ये वाला लगाएगा तब यहाँ बीच में जो विकर्ण होगा, डायगोनल होगा, उसके लगेगा, है ना, उसी के अलोंग लगेगा। ओके। अब नाम भी बता दीजिए कि नाम बताएंगे तो इसको तो लिख देंगे आप FBA लिख देंगे, है ना, और इसको लिख देंगे आप FBC वाले की वजह से लग रहा है FBC, और इसकी वजह से FBD। ये लीजिए प्यारे बच्चों। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब भी कोई दो वेक्टर को आपको सॉल्व करना होता है, तो बहुत सारे वेक्टर होते हैं, उनको आपको सॉल्व करना होता है, तो पहले तो आप कोई दो को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद तीसरे को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे ये वाले जो दोनों वेक्टर हैं वो कितने एंगल पे होंगे, 90 एंगल पे होंगे, और ये इनके बीचों बीच आ रहा है तो ये इसके साथ 45 एंगल पे होगा। ये आपको पता ही लग रहा है वैसे ही। तो आप यहाँ पे FBA की वैल्यू निकालें, वो कितना आने वाला है, ये आने वाला है भाई हमारे पास में KQ अपॉन बीच की जो डिस्टेंस है वो A, तो कितना बन जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये लीजिए सिंपल। और FBC कितना हो जाएगा हमारे पास में KQ स्क्वायर अपॉन A। ओके, आप देख सकते हैं दोनों जो वेक्टर हैं उन दोनों का जो हमारे पास में वैल्यू आई है वो मैग्नीट्यूड सेम आ रखा है। तो प्यारे बच्चों, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास में सेम आने की वजह से, और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 90 है, तो थीटा की वैल्यू 90 है, तो इन दोनों की वजह से सोल्व होगा वो किधर आएगा, इधर आएगा हमारे पास में। इन दोनों की वजह से जो भी नेट सोल्व होके आएगा, तो वो अपन कैसे निकालते हैं, याद कीजिए वहां पे जब हमारे पास में फॉर्मूला पढ़ा था आपने टू वेक्टर को सोल्व करने का, तो फॉर्मूला आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। मैं एक बार लिख भी देता हूं आपके सामने, P स्क्वायर Q कोस थीटा, ये इसके अंदर जा रहा है। ओके ऐसे। तो इसकी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 हो गई, थीटा की वैल्यू 90 होगी, तो कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास में, 0 हो जाती है। तो ये वाले टर्म खत्म, और ये दो बचते हैं आपके पास में। मतलब यहाँ पे एक की जगह तो क्या आ जाएगा, FB आ जाएगा, और एक की जगह क्या आ जाएगा, FBC आ जाएगा। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये सारा सोल्व होकर आता है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि √2F आएगा, क्या आएगा, मतलब इन दोनों को सोल्व करने पर F नेट की वैल्यू आएगी आपके पास में √2F। F इसको एक को F मान लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये वैल्यू आएगी इन दो को सोल्व करने पर। अदरवाइज आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास में इन दोनों की वजह से कितना कितना एंगल है, आपको यहाँ पे एक इसकी इस साइड में तो आएगा ही, और एक वाला ये इस साइड में आएगा। इन दोनों के आप कंपोनेंट ले लीजिए, ये कितना एंगल बनेगा, ये 45 बनेगा, ये भी 45 बनेगा, 45 एंगल बनेंगे। तो आप इधर कंपोनेंट ले लीजिए, तो इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, FBC cos 45, और इसका कितना आ जाएगा, FBA cos 45। अब सारे के सारे एक दिशा में सब कुछ जोड़ दीजिए, बस वैसे कर लीजिए, अदरवाइज आप ऐसे कर लीजिए। ये तो आ गई हमारे पास में F नेट की वैल्यू आ गई। किसकी वजह से आए, ये दो की वजह से, इन दो को सोल्व किया तब। अब ये तो इसी दिशा में है, तो ये कितना बन रहा है, पहले तो ये निकालो, FBD कितना होगा, FBD होगा हमारे पास में KQ स्क्वायर अपॉन ये जो बीच की डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये कितना होता है प्यारे बच्चों, √2A होता है, पाइथागोरस से निकाल लेंगे आप, तो 2A स्क्वायर ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, बस ये वाला वेक्टर और ये वाले इन दोनों को ऐड करवाना है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। थीटा की वैल्यू 0 होती है तो उस टाइम में सीधा ऐड हो जाता है, और R इक्वल टू क्या आता है, P+Q आता है, 11th क्लास के अंदर ही पढ़ा होगा आपने। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, F
नेट, टोटल नेट, ये एफ डैश बोल दो इसको। तो ये एफ नेट कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये वाला √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, तो के क्यू को तो बाहर ले लीजिए, स्क्वायर को भी बाहर ले लीजिए, अंदर बचाएगा 1/2 और √2। ये आपका आंसर हो गया। ये लीजिए, इतना सा आपको सॉल्व करना है। तो कुछ क्वेश्चन और भी करेंगे, वो अपना अगले क्लास के अंदर करते हैं, काफी टाइम हो गया। ओके बाय। बहुत ही